नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश की 5 विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 3 स्नातक खंड और 2 खंड शिक्षक की सीटें हैं, जिनका कार्यकाल 12 फरवरी को खत्म हो जाएगा। और इन सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही सियासी सरगर्मियां तेज हैं, जिसके बाद राजनीतिक दल प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने की कवायद में भी जुटते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में विधान परिषद की 5 सीट 12 फरवरी को खाली हो रही हैं। इन सीटों पर 5 जनवरी से नामांकन भी शुरू हो गया है। इन 5 सीटों में से 3 सीट खंड स्नातक और 2 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए है। बीते दिनों इस चुनाव के लिए अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई थी, जिसके बाद से यूपी बीजेपी में 5 उम्मीदवार के नाम को लेकर अटकलें चल रही हैं। हालांकि अब 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए 5 जनवरी से नामांकन शुरू होने के बाद उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं यूपी बीजेपी में 5 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर लिया गया है। इनका नाम फाइनल होने के बाद नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधान परिषद के शिक्षक स्नातक खंड की 5 सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान जल्द ही हो सकता है। उधर यूपी भारतीय जनता पार्टी से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दोस्त रहे कवि कुमार विश्वास भी विधान परिषद जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोनीत सीट के लिए चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द ही मनोनीत विधान परिषद सदस्यों के नाम सरकार की तरफ से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजे जाएंगे। इनमें कुमार विश्वास के अलावा मालिनी अवस्थी का नाम भी शामिल है। मालिनी अवस्थी पद्मश्री हैं और लोक कला से ताल्लुक रखती हैं। वैसे अंदर की खबर यह भी है कि कवि कुमार विश्वास उत्तर प्रदेश विधान परिषद जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनके पसंद राज्यसभा सीट है। वहीं चर्चाएं यह भी है कि दूसरी ओर मालिनी अवस्थी यूपी में एक विश्वविद्यालय की कुलपति बनना चाहती थी। खबरें तो इस तरह की भी उड़ी कि पिछले दिनों बतौर कुलपति उनकी नियुक्ति को लेकर लगभग तैयारी पूरी हो चुकी थी कि आखिरी वक्त पर संघ की सिफारिश ने उनका खेल बिगाड़ दिया। अब उन्हें भी विधान परिषद भेजकर समायोजित किया जा रहा है। वैसे रिटायरमेंट के बाद अवनीश महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्हें न सिर्फ दिल्ली का करीबी माना जाता है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्हें पसंद करते हैं। मालिनी अवस्थी वैसे भी पद्मश्री है और लोक कला से ताल्लुक रखती है। वहीं बीजेपी की तैयारियों के बीच सपा ने भी बीजेपी से 2-2 हाथ करने के लिए जिलेवार प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। माध्यम से जो अभी नाम चल रहे हैं वो जैसा कि हमें पता चला है कि संभावित नाम है। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट की घोषणा तय समय पर करके मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नफरत के राजनीति के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो केवल समाजवादी पार्टी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे हम ये लड़ाई को और मजबूती से एमएलसी विधान परिषद में किसे भेजा जाएगा ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अनेक नाम चर्चा में आते हैं, लेकिन जिन नामों पर केंद्रीय नेतृत्व अपनी मोहर लगाता है वही लोग विधान परिषद में भेजे जाएंगे और यह केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेने के बाद साधु। आपको एक बार फिर बता दें कि विधान परिषद में राज्यपाल की तरफ से मनोनीत किए जाने वाले एमएलसी के आधा दर्जन सीट खाली है। कई महीनों से इन सीटों को भरने की चर्चाएं चल रही हैं, मगर अब नए साल में इन सीटों पर आखिरी मुहर लगाने की तैयारी है। मगर तैयारियों के बीच और दावेदारों के नामों को देख लगता है कि यह चुनाव भी दिलचस्प होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे साथ फिलहाल दीपक बघेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बाकी कुछ ही और मेहमान अभी कुछ देर में जुड़ेंगे। सबसे पहला दीपक बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। दीपक बघेल जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी, अब बहुत कम समय बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय नजर आ रही है और सबसे ज्यादा सक्रिय अगर कहें तो नजर आ रही है बीजेपी चुनाव को लेकर के एमएलसी को। क्या अभी तक इन सीटों पर नामों का ऐलान करने के लिए आपको कुछ जानकारी है कि किन किन नामों पर मुहर लगी है?
देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी तो देखिए किसी भी प्रकार का चुनाव हो, चाहे वो निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा तक के चुनाव हो, चाहे वो एमएलसी विधान परिषद के चुनाव हो, सभी के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहती है। और तैयारी के साथ में हम अपने बूथ स्ट्रक्चर से लेकर अपने सभी वर्गों तक, अपने सभी नेताओं तक इस बात का विषय पहुंचा देते हैं और वो लगातार जनता के बीच में संपर्क समन्वय की स्थिति बनाए रखते हैं। और उसी कड़ी में ये विधान परिषद का चुनाव है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चिंतन मंथन चल रहा है। हमारे जो केंद्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय पर इसके चिंतन मनन हो गया और अभी केंद्र को भेजी गई है उन सभी सूचियों की, उन सभी लोगों की सूची जिनका नाम हमारी तरफ से, प्रदेश की तरफ से फाइनल हुआ है। जो केंद्र की मोहर लिखा जिन नामों पर आएगी उनका हम मीडिया के माध्यम से आप सबके समक्ष रखने का कार्य करेंगे। ठीक है। भारत गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद। भरत जी, इस चुनाव को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो कुछ हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में बड़ा सुस्ती नजर आ रही है। देखिए, एमएलसी चुनाव जो पहले भी हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी का जो हश्र हुआ था, कमोबेश वही हश्र इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जिस शैली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराती है वही शैली इस बार भी अपनाई जाएगी। और समाजवादी पार्टी ने एक तरह से पहले से मान लिया है कि अगर वही हश्र होना है तो हम हरकत ज्यादा क्यों दिखाएं। तो ये एक अजीबोगरीब है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है और वो विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाता। अच्छा। हमेशा वही समस्या आती है और बाद में छाती पीटने का काम करते हैं कि साहब यहाँ प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो गया, प्रशासन ने भाजपा के कैडर की तरह काम किया, यही सब बातें कह के बाद में चुप हो जाएंगे। तो इसलिए जो हरकत नहीं दिख रही है वही चीज दिख रही है। ये दुर्भाग्य है, हमारे देश में चुनाव प्रणाली एक मजाक होती जा रही है और चुनाव से भी लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। ऐसा लग रहा है चुनाव जनमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता और जनमत का संदेश वाहक नहीं रहा और पूरी व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा हो गया है। हमें और सभी पार्टियों को बल्कि सर्वदलीय तरीके से सोचना चाहिए। ये आरोप भाजपा पर भी लगाना ठीक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक मशीनरी का गलत इस्तेमाल करती है, क्योंकि पहले भी समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता रहा कि डिम्पल यादव को चुनाव जिताने के लिए नामांकन नहीं करने दिया गया। अब वो एक घटना का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी और भी तमाम घटनाएं घटा रही है और समाजवादी पार्टी बोल नहीं पा रही है। लेकिन प्रश्न ये भाजपा के सत्ता में होने या सपा के सत्ता में होने का नहीं है, देश का है। अगर देश में इस प्रकार से चुनाव के प्रति विश्वास जाता रहेगा तो फिर आखिर क्या होगा? फिर जनता में, समाज में, देश में, राष्ट्र में एक अराजकता की परिस्थिति पैदा होगी। मेरे को लगता है कि एक सर्वदलीय मामला है, सभी पार्टियों को मिल बैठ करके कम से कम मर्यादाओं के मामले में आपस में सहमति बननी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट लागू करे, पार्टियां अपने ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लागू करें कि भाई हम चुनाव की मशीनरी या चुनाव की प्रक्रिया को तो चलने देंगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी ऐसी उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि आने वाला जो एमएलसी चुनाव है उसमें जिस प्रकार के आरोप पहले लगते रहे कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ हो, इस बार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आपने जो बात कही कि पहले सभी राजनीतिक दलों को खुद के अंदर विचार मंथन करने की ज़रूरत है और जिस तरह से अब राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और हालांकि इस देश की जनता भी देख रही है कि कहाँ तक कितना स्तर गिरेगा और इन सभी राजनीतिक दलों को आत्मचिंतन करने की बेहद ज़रूरत है। दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल एक और है यहाँ पर कि दो नाम आपके यहाँ और चल रहे हैं, एक है कुमार विश्वास जी का और दूसरा है अवनीश अवस्थी जी की पत्नी का। इन दोनों नामों को लेकर के भी अब ये चर्चा चल रही है कि भाई इनकी अपेक्षाएं तो बहुत ज़्यादा थी, कोई कुछ बनना चाहता था तो कोई कहीं और जाना चाहता था, लेकिन अब इनको विधान परिषद भेज करके ही संतुष्ट कराया जा रहा है। ऐसी कुछ खबरें हैं क्या?
देखिए ऐसा नहीं है, देखिए राजनीतिक कयासों का नहीं प्रयासों का कार्य है, और प्रयासों के माध्यम से अगर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में अपनी जगह बनाई है, चाहे वो 2014 के बाद से सभी चुनाव में, देखिए जनता ने हमें अपार विश्वास प्रेम स्नेह दिया है, और वो हमारे वोटों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्पष्ट रूप से नजर भी आता है। तो ये कयास है, कयास तो लगाए जा सकते हैं, परंतु देखिए जब तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये तय नहीं कर लेगा कि किन नामों को नामित किए जाएंगे, तो ऐसे नामों का जब केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा चयन किया जाएगा तो वो मीडिया के सम्मुख रखे जाएंगे और आपको सभी के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे जनता तक। बिल्कुल। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कपिल जी, क्या अभी भरत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप अभी कह रहे थे कि दरअसल भारतीय समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं डर है कि जो स्थिति पहले भी हुई है एमएलसी के चुनाव में, वही स्थिति आने वाले समय में पैदा हो सकती है, और ऐसे में ये लगता है कि ठीक है भाई, जैसे तैसे चल रहा है चलने दीजिए, नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा हलचल दिख नहीं रही है। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं, ये तानाशाही पूरे भारत में व्याप्त है। वो जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ डबल तरीके से व्याप्त है, और ये पूरे विपक्ष के साथ बात कि कब किसका पर्चा खारिज करवा देंगे, कब किसको दाखिला नहीं करने देंगे, कब किस तरीके से बाकी पटवा देंगे। तो ये लोकतंत्र के अंदर एक अच्छी बात नहीं है किसी सरकार के लिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब अभी ये चयन आयोग जिनका ये चुनाव आयोग का गठन हुआ, नए चुनाव आयुक्त बने, तो उन्होंने पूछा कि यस मैन की नियुक्ति क्यों? आखिर 8 घंटे में आप एक आईएएस को तुरंत इस्तीफा दिलाते हैं और 8 घंटे में नियुक्त कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने है, और ये पूरी जनता के सामने है कि 8 घंटे के अंदर एक चपरासी की नियुक्ति नहीं होती है। 8 घंटे के अंदर में आप कैसे चुनाव आयोग की नियुक्ति कर दे रहे हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति कर दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक प्रश्न है जो ट्रायल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब मैं अपनी बात कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी में पूरी हलचल की बात नहीं, हम तो अपनी प्रत्याशी तय कर चुके हैं हर चीज, और वो समय पे अपना पर्चा भी दाखिला करेंगे। और समाजवादी पार्टी ने इसकी तैयारी भी पहले से कर रखी थी, और अपने वोटरों के बीच में हमारे लगातार जो थे वो बने हुए थे, हमने पूर्व में ही चयन कर लिया था कि इसको कहाँ तक खेलेंगे। और ये चीजें निश्चित रूप से है कि आपके सामने जैसे जैसे स्थिति करीब आएगी, हमारे प्रत्याशी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कुमार विश्वास जी और मालिनी अवस्थी जी को भी विधान परिषद भेजने की तैयारी में है, क्या कुछ राय है समाजवादी पार्टी की दोनों लोगों के लिए? नहीं, समाजवादी पार्टी का ये मसला ही नहीं है, ये तो मसला भारतीय जनता पार्टी का। और अभी कहाँ उन्होंने भेजा है, कहाँ अभी नाम है, अभी तो ये कयास है, कयास पे बात नहीं की जाती। चलिए ठीक है, कयास पे बात नहीं की जाती, आपने ठीक बात कही। भरत जी, आपकी भी राय जानना चाहेंगे इसी मुद्दे को लेकर के कि राज्यपाल लगभग आधा दर्जन सीटें खाली हैं, और ऐसे में कहा जा रहा है कि राज्यपाल को ये 2 नाम भेजे जा सकते हैं, और इन 2 नामों को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं, अगर हम कुमार विश्वास जी का कहें तो ये कहा जा रहा है कि भाई वो राज्यसभा की सीट चाह रहे थे, लेकिन राज्यसभा नहीं भेजा गया उन्हें। अब पहले भी उन्हें विधान परिषद को लेकर के कहा जा रहा था, मनाया जा रहा था, लेकिन विधान परिषद के लिए उन्होंने मना कर दिया था, और अब राजी हो रही हैं। मालिनी अवस्थी जी के लिए भी तमाम सारी चर्चाएं चल रही हैं कि कौन से पद पर वो क्या चाह रही थी, कहीं वीसी बनना चाह रही थी, क्या है कैसे है, जो भी थी, खैर सियासी गलियारों में, सियासी हलकों में चर्चाएं थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो आपके नजरिए से क्या कुछ कहते हैं आप? अब मतलब अपना थोड़ा सवाल क्लियर करें, थोड़ा सुनने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। भरत जी, सवाल वही है कि भारतीय जनता पार्टी कुमार विश्वास जी को और मालिनी अवस्थी जी को विधान परिषद भेज रही है। कुमार विश्वास जी का कहें अगर तो वो राज्यसभा जाना चाह रहे थे, लेकिन पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, बताया जा रहा है, जो सियासी हलकों में चर्चा है, लेकिन अब विधान परिषद से उन्हें मनाया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, और वो कुमार विश्वास को भेजो, किसी को भेजे, ABCD किसी को भेजे, उनका मैटर है। उस पर हम लोगों को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, हमें करना भी नहीं चाहिए। जिसको ठीक समझेंगे भेजेंगे।
और भेजना चाहिए। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति भेजा जाए जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए आज जो सबसे बड़ा संकट मर्यादाओं का पैदा हो गया है, उन मर्यादाओं को रिस्टोर करने में मदद करे। और अगर ये मर्यादाएं रिस्टोर न की गई तो आने वाले दिन में भारत एक अराजकता के दौर से गुजरेगा। और जिस बात पर हम गर्व करते रहे कि भारत में 70 साल से लोकतंत्र पराजित नहीं हुआ, पार्टियां पराजित नहीं होंगी, आने वाले दिन में लोकतंत्र पराजित होगा और बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होगा। तो मैं जिसको भी भेजें, जिसको भी ठीक समझे, लेकिन जो भी जाए वो कम से कम इतनी बात तो कहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी या जो भी समाजवादी पार्टी हमें भेजती है तो हम एक नियम, एक लिमिट से नीचे गिरेंगे नहीं और मर्यादाओं पर समझौता नहीं करेंगे। ठीक बात। ये हिम्मत करने वाले लोग आने चाहिए। ठीक बात। कपिश जी, हमने सवाल आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि मालिनी जी को लेकर के आप सवाल तो नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप भी तो उसमें भी तमाम सारे सवाल उठ जाएंगे कि वो अवनीश जी को लेकर के भी जिस तरीके से आपके यहाँ से तमाम समय समय पर ट्वीट आते रहे हैं कि ऐसी बात है वैसी बात है, तो ऐसे में ये सवाल तो बड़ा नहीं उठेगा। मैं अभी इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये कयास है। जब चीजें सामने आएगी तो समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी और पूरी मजबूती के साथ रखेगी। क्योंकि देखिए, राजनीति करना, प्रशासन में अंडू इन्फ्लुएंस करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन चलिए, ठीक बात है, पहले भारतीय जनता पार्टी अपना मसला सुलझा ले, टिकट तो दे, फिर हम बात करें। अच्छा, क्या आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पूरी रणनीति भी बना ली है और कैंडिडेट के नामों को फाइनल भी कर दिया है? कुछ इशारा, क्योंकि आप पूरे नाम तो नहीं बताएंगे, कुछ है जानकारी आपको, कुछ दर्शकों को बता दें, कुछ उन तक मैसेज आप देना चाहें? नहीं, जानकारी पूरी है, लेकिन अभी हम लोग की मनाई है। जब हमारे ऊपर से आदेश होगा तभी। किस तरीके की रणनीति बनाई है आपने भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हमने कार्यकर्ताओं पे अपने भरोसा किया है। हम कोई उड़ान दस्ता से कोई व्यक्ति नहीं लाएंगे। हम अपनी विचारधारा के व्यक्ति को लड़ाएंगे जो कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है। और दूसरी चीज आपको मैं कह रहा हूँ, ये विचारधारा की लड़ाई समाज जो भी राजनीति के अंदर है वो होनी चाहिए और नीतियों के तहत होनी चाहिए। मैं राजनीतिक विश्लेषक साहब से इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आने वाले समय में एक अराजकता का माहौल देखने को मिल सकता है। जिस तरीके की अराजकता पैदा की जा रही है, नहीं, आप जो है, देखिए, आप अक्सर आरोप ये लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर ले गई और भ्रम में रही और इसलिए लोग भ्रम में आकर के मतदान कर दिए। लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव होने जा रहा है, मतदान होने जा रहा है, ये जो मतदान लोग करेंगे वो बेहद ही पढ़े लिखे लोग हैं और वो समझदार हैं। कहीं ऐसा आरोप एक बार फिर तो नहीं, क्योंकि इस जो भी परिणाम आएंगे उस परिणाम को लेकर के आप ये तो मानेंगे ना, इस पर तो कोई आरोप नहीं लगाएंगे कि गुमराह करने का या कोई ऐसा आरोप किया भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, गुमराह करने की कौन है? मैं तो सिर्फ ये बात कहता हूँ कि कोई आस्था को अगर आगे रख करके काम करता है तो जो तय करता नहीं, आस्था को रख करके भी अगर कोई काम करता है, हमने क्या कहा, हमारा सवाल इतना कि क्यों ये पढ़े लिखे लोगों का मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार किया है, उनकी नीतियों को लेकर के किया है और ये बिल्कुल सही बात है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। इनसे पूछिए ना, ये बड़ा वादा इन्होंने 2022 के इलेक्शन में विधानसभा के किया था, किस मुंह को लेकर के ये जाएंगे? जब इन्होंने कहा था कि किसानों का बिल जो है वो बिजली का हाफ होगा, प्रदेशवासियों का बिजली का बिल हाफ होगा, कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें, हम तो अपने बात पे लड़ाई लड़ेंगे, विचारधारा और नीतियों पे लड़ाई लड़ेंगे और बाकी जो इनके हाथ में है, अंडू इन्फ्लुएंस करना, लोकतंत्र को प्रभावित करना, संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिलाना, वो भारतीय जनता पार्टी का काम है, वो समाजवादी पार्टी का काम नहीं है। दीपक जी, किन बातों को लेकर के जाएंगे? वही सवाल, पढ़े लिखे लोगों का है, समझदार लोग जो है इसमें मतदान करेंगे और आपने जो वायदे किए वो तो पूरे नहीं किए, ये बात कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिश जी। देखिए, कपिश जी का क्या है, कपिश जी कहेंगे हमारे साथी प्रवक्ता हैं, बड़े भाई हैं, तो वो तो आरोप लगाते रहेंगे और जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता होने का वो अपना धर्म निभा रहे हैं और उनको स्वागत है, वो अपना धर्म इसी प्रकार निभाते हैं। परंतु देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने का काम किया, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर हमने अपनी जन कल्याण जो कल्याणकारी योजनाएं थी अगर गरीबों तक नहीं पहुंचाई होती, आपको लगता है एक कल्याणकारी वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता? तो देखिए, ये तो इसी बात से साबित हो जाता है कि जब हमने विधानसभा का चुनाव जीता 2022 के अंदर, तो लोगों ने हमारे विकास कार्यों पर, हमारी योजनाओं पर, हमारी नीतियों पर मोहर लगाई। चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे
हाईवे की बात हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में सुविधाओं की बात हो, इन सबको हमने एक बेहतर ढंग से किया और उस पर जनता ने अपनी मोहर भी लगाई। लोकतंत्र के अंदर देखिए जनता ही जनार्दन है और जनार्दन ने जब अपनी मोहर लगाकर हमें भेजा है तो जाहिर सी बात है कि जनता का समर्थन, स्नेह, प्यार हमारे ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी भी उसी नीति के साथ आगे बढ़ना चाह रही है। देखिए हमने विकास के साथ में सबको जोड़ने का काम किया, हमने सबको गरीब कल्याण योजनाएं सीधे जनता तक डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने का काम किया, हमने भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश देने का काम उत्तर प्रदेश को किया। देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तो ये सारी चीजें बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बयां करती है कि किस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश को बदला है और उत्तर प्रदेश की जनता उसमें भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है और हमारा नारा भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाने वाली है। कपिल जी देखिए एक सांस में कितना गिना गए दीपक जी और आप कह रहे हैं कुछ किया नहीं। इसीलिए तो ये असली काम नहीं है। हाँ। जितने नकली काम होते हैं वो आदमी रट्टू कुत्ते की तरह रख लेता। अब मैं इनकी बातों का कामा मैं पुलिसदार जवाब दूंगा, क्योंकि इन्होंने जो कहा है हम तो रखे नहीं है, हम इनकी बातों को बोलेंगे। देखिए बहुत अच्छा लगता है जब एक हेल्दी डिबेट होता है और हम अगर विकास के नाम पर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, नीतियों के नाम पर, विचारधारा के नाम पे करते हैं और उसके बाद जनता के बीच में आते हैं, जनता जिसे अप्रिशिएट करे, ये जनता का काम है। तो अपने घर की थोड़ी ना कोई वेतन लेना थोड़ी ना है भाई। हम तो सीधी बात ये कह रहे हैं, कोई हमारी खेत और पेड़ की लड़ाई नहीं है। बहुत ही अच्छे माहौल में ये सारी चुनाव को होना भी चाहिए। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि इन्होंने 2022 के अंदर ये कहा कि हमारी सरकार इसलिए सरवाइव कर गई, दोबारा आ गई क्योंकि जनता ने मुझ पर विश्वास किया। अब मैं आपकी जनता पर विश्वास करने का कारण भी बताता हूँ कि देखिए जनता ने जो आपके चुनाव पत्र था, जो आप लेके स्मृति पत्र आए, उस पर उन्होंने विश्वास किया। उस संकल्प पत्र का पहला ही वादा यही था कि किसानों के बिजली का बिल माफ और प्रदेश की जनता का बिल हाफ। अभी तक आपने नहीं किया, 1 साल से ऊपर की सरकार हो चुकी है। अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, आपने तमाम चीजें गिनवाई कि आप पर जनता का विश्वास, तो मैं ये कहता हूँ कि जनता का विश्वास आप पर उठ गया, क्योंकि जो पढ़े लिखों की बात जैसे कि हमारे आदरणीय एंकर मित्र ने कही, मैं उसी को बात को लेके कहता हूँ। जितने चुनाव डरवाने वाले वोटर, जितने चुनाव डरवाने वाले कर्मचारी थे, अधिकारी थे, सभी ने मत पत्र के माध्यम से अपना वोट 2022 में डाला था। उसमें 351 जगहों पर समाजवादी पार्टी बैलेट वोटों में आगे थी। अब दूसरी बात ले लें, समाजवादी पार्टी 4 बार जब भी सत्ता बनाई तो 36% वोट लेकर के कभी नहीं आई। हमने अभूतपूर्व अपने समर्थन को बढ़ाया है, आप पर विश्वास घटा, आप पर विश्वास बढ़ा, इसलिए हम 36% यानी 13% मतों को अभिवृद्धि कर सके। अब 210 सीटें ऐसी थी जो महज हम 200 वोट से लेकर के और 1000 वोटों के अंतर से, यानी अगर 210 सीटों पे हम वोटों का अंतर देखें तो केवल 5.5 लाख वोट का अंतर होता है महोदय। तो ये 5.5 लाख वोटों का जो अंतर था, ये आपने प्रशासन का गलत इस्तेमाल करा करके आपने, सब आपको पता है कि आप कैसे जीते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आपने जीता तो मैं आपको मुबारकबाद भी दी। अब तो कम से कम अपना आप संकल्प पत्र जारी कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि जनता ने हमें जिताया तो हम अत्याचार करेंगे। ये कोई बात नहीं। नहीं, अत्याचार नहीं करेगा भाई, कोई जनता जिताएगी। भरत जी आपका आखिरी कमेंट। जी देखिए, जहाँ तक जनता की बात है, कि जनता की बात भाजपा कर रही है या समाजवादी पार्टी कर रही है, हमारे देश में एक तरह का व्यवस्थागत प्रतिबंध लग गया है कि जनता की बात के अलावा, जनता के दुख तकलीफ के अलावा सारी बातें पार्टियां कर सकती हैं, लेकिन कोई भी पार्टी जनता के दुख तकलीफ की बात नहीं कर सकती। और अगर करेगी तो वो खाली वोट लेने के लिए, जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खाली खाल खींचने के लिए करेगी कि भाई आप महंगाई क्यों बढ़ा रहे हो, बेरोजगारी क्यों बढ़ा रहे हो, आप कुर्सी छोड़ो मैं बढ़ाऊंगा। महंगाई बढ़ाने का आनंद मुझे लेने दो, गैस सिलेंडर महंगा करने का आनंद मुझे लेने दो, बेरोजगारी बढ़ाने का आनंद मुझे लेने दो, गरीबी बढ़ाने का आनंद मुझे लेने दो। तो जो सत्ताधारी पार्टियां हैं और जो विपक्ष, ठीक बात आप कह रहे हैं, जब ये विपक्ष पर होते हैं तो इनके पास तमाम सारे रास्ते होते हैं, तमाम सारे तरीके होते हैं और उन तरीकों की जानकारी होती है, लेकिन जब सत्ता कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो वो सारे तौर तरीके भूल जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। तो समय के अभाव के चलते भरत जी माफ करिएगा, आपको यहीं पर रोक रहा हूं और चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार अब सभी पार्टियां, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एमएलसी के चुनाव को लेकर के बेहद सक्रिय नजर आ रही है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।